हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो कि 24 अप्रैल को शेड्यूल्ड किया गया है। उस एग्ज़ाम्स के लिए एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के समझ लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले कल जो आप लोग प्रैक्टिस सेट देखे होंगे वो एक्चुअली बुक से लिया गया था। जो किरण पब्लिकेशन की बुक थी वो रहमान सर के द्वारा पब्लिश किया गया बुक था, उस बुक से लिया गया। उसका भी प्रैक्टिस सेट 2 मतलब कंटिन्यूअस बेस पे वो भी आप लोगों को डेली प्रोवाइड हो जाएगा। उसके साथ ही साथ हमने एक जैसे कि पीटी में बिहार दरोगा पीटी के एग्ज़ाम के टाइम में मैं एक सुपर फास्ट रिवीजन भी आप लोगों को सेट दे रहा था और साथ ही साथ एक सेट जो था वो एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैं दे रहा था। वही सेम काम मैं बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के टाइम कर रहा हूं। आप लोगों को एक सुपर फास्ट रिवीजन सेट भी डेली मिलेगा और एक सेट आप लोगों को डेली एक्सप्लेनेशन के साथ भी मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि मिलान करने के लिए कह रहा है, एक साइड सिंधु घाटी सभ्यता स्थल दिए गए हैं, दूसरे साइड उसकी भौगोलिक स्थिति यानी नदी से मैच करने के लिए कह रहा है। मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो यह सिंधु नदी के साथ मैच करेगा। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे राखलदास बनर्जी जो कि 1922 में इसका उत्खनन किए थे। दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं कालीबंगन की तो यह घग्घर नदी के साथ मैच करेगा और इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष, 1951 में इसका उत्खनन हुआ था। लोथल की अगर बात कीजिएगा तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे, इसके उत्खनन करता थे रंगनाथ राव और 1954 में इसका उत्खनन हुआ था। इस प्रकार इसको अगर आप सही से अरेंज करते हैं तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिसके प्रत्येक चक्र में कौन जो है वो हमेशा निवास नहीं करते हैं, यह आपसे पूछा गया है। 24 तीर्थंकर करते हैं, 63 साल का पुरुष भी करते हैं, 12 चक्रवर्ती शासक भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप लोग पढ़े ही होंगे कि जैन धर्म के अनुसार संसार जो है वो कई वास्तविक और सत्य चक्रों में बटा हुआ है, जिसमें कि 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती शासक, 63 साल का पुरुष जो है वो हमेशा निवास करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जो है वो इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें प्रथम जो थे वो ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी हुए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक साइड इसको मिलान करना है, एक साइड अशोक के शिलालेख संख्या दिया हुआ है और दूसरा साइड उसके संबंधित विषय दिए हुए हैं। पहले शिलालेख की अगर बात करते हैं तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की बात कही गई है। दूसरे शिलालेख की अगर बात करते हैं तो इसमें मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा के बारे में बात कही गई है। 13वां शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया था और 9वां शिलालेख जो था वो विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा करता था। तो इस तरह से इसको अरेंज करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि इनमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है। तो तमिल साहित्य का जो बाइबिल है वो त्रिकरुल को कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिकरुल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हसन गंगू जो है वो किस साम्राज्य के शासक थे। हसन गंगू की अगर बात करते हैं तो हसन गंगू जो थे वो बहमनी साम्राज्य के शासक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहमनी। बहमनी से आप लोगों को याद होगा कि अलाउद्दीन बहमन शाह जो था वो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कॉमरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे। तो कॉमरेड कमरैया की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो तेलंगाना में जो कृषक आंदोलन हुआ था उसके नेता थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना कृषक आंदोलन। तेलंगाना कृषक आंदोलन जो था वो 1946 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है वो यह आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। आगे है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है वो किनके द्वारा किया गया था। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जो थे वो 1932 ईस्वी में हिंदू समाज से जो अस्पृश्यता था, मतलब छुआछूत जो था, उसको मिटाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना जो है वो किए थे। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि हरिजन संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो हरिजन संघ के अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा घनश्याम दास बिरला।
स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं तो इस संगठन का जो नाम था वो अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था। फिर बाद में इसका नाम बदलकर सर्वेंट ऑफ अनटचेबल्स सोसाइटी रखा गया। फिर बाद में 1933 में इसका नाम जो है वो बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन जो है वो कब किया गया था। देखिए, बंगाल का विभाजन तो हुआ था 1905 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था और 7 अगस्त 1905 को फिर कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1931 को आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या जो है वो किसने कर दी थी। तो यह जो है वो किसने कर दिया था, उनका नाम है शांति घोष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शांति घोष। ये महिला क्रांतिकारी थी शांति घोष, जिन्होंने सुनीति चौधरी के साथ मिलकर भगत सिंह की फांसी का बदला लेने के लिए बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। ये जो शांति घोष हैं उन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी, वो भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, नाम याद रखिएगा। अरुण बहनी नामक इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। अरविंद घोष से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने ही प्रसिद्ध पांडिचेरी आश्रम की भी स्थापना किया था। इनकी एक और पुस्तक याद रखिएगा, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, उस पुस्तक का नाम है एसेज ऑन गीता। एसेज ऑन गीता भी जो है वो अरविंद घोष के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो 16 जनवरी 1941 को किस नाम के साथ एक पठान के बेस में भागे थे। तो उनका नाम क्या था, मोहम्मद जियाउद्दीन नाम के साथ उन्होंने एक पठान के बेस में भागा था। एक्चुअली वो 16 जनवरी 1941 को कालका मेल से पेशावर जाने के लिए नेताजी जो थे वो गोमो झारखंड रेलवे स्टेशन से भागे थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद जियाउद्दीन। आगे है कि पंचशील समझौता जो है वो कब हुआ था। तो पंचशील समझौता की अगर बात करते हैं तो यह हुआ था 29 अप्रैल 1954 को भारत और चाइना के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल 1954 को। और यही पंचशील समझौता जो था वो 8 साल की वैधता के साथ था। मतलब 1954 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा 1962, और 1962 में जैसे ही इसकी वैधता समाप्त होती है, चीन जो है वो भारत पर आक्रमण कर दिया था। आगे है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे उनका नाम था महादेव गोविंद रनाडे, जिनको कि महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव गोविंद रनाडे। इन्होंने ही पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना भी जो है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने एक एंग्लो मराठी पुस्तक इंदु प्रकाश का संपादन भी किया था। आगे है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो किस संधि के साथ खत्म हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो एक्चुअली 1756 में शुरू हुआ था, और यह युद्ध जो है वो लगातार 7 वर्षों तक चला था। इसी के कारण इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, और यह युद्ध जो है वो पेरिस के संधि के साथ खत्म हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस की संधि के साथ। आगे कह रहा है कि सोना उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो किसका है। तो सोना उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो चाइना का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का है। ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो विश्व के लगभग मात्र 2% सोने का उत्पादन करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि ट्रेमोनेटाना किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है। तो यह जो है वो इटली में चलने वाली, ये एक्चुअली उत्तरी इटली में चलने वाली एक ठंडी हवा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। आगे कह रहा है कि पृथ्वी उष्मा का ना तो संचय करती है और ना ही ह्रास करती है, क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्य ताप के रूप में उष्मा इसमें से किसके बराबर होती है। तो यह जो है वो दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि सौर मंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है क्या कहलाती है। तो यह जो है वो क्या कहलाता है, गोल्डी लॉक्स जोन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डी लॉक्स जोन जो है वो कहलाता है। याद रखिएगा, गोल्डी लॉक्स जोन को बास योग क्षेत्र भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में चक्कर लगाती है। आप लोग पढ़ रखे होंगे कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक गति होती है घूर्णन गति रोटेशन, और दूसरा होता है परिक्रमण जिसको कि कहा जाता है रिवोल्यूशन। घूर्णन जो गति होती है वो दैनिक गति होती है और परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन जो होती है वो वार्षिक गति होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत में न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो किस राज्य की है। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर बात करते हैं तो सबसे न्यूनतम जो है वो बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। बिहार का साक्षरता दर कितना है? 63.82% बिहार का साक्षरता दर है, जबकि भारत की अगर बात कीजिएगा तो 74.04% जो है वो भारत की साक्षरता दर है। नेक्स्ट कह रहा है मिलान करने के लिए एक साइड बहुउद्देशीय परियोजना दिए गए हैं और दूसरे साइड नदियों के नाम दिए गए हैं। भीमा परियोजना की अगर बात करते हैं तो यह पबना नदी पर है। गांधी सागर परियोजना की अगर बात करते हैं तो यह चंबल नदी पर है। और टिहरी बांध परियोजना की बात करते हैं तो यह भागीरथी नदी पर है। तो इस तरह से अगर मैच करते हैं तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो त्रिपुरा से संबंधित नहीं है, यह पूछ रहा है। हमार है, त्रिपुरी है, भील है, मीना जनजाति जो है वो त्रिपुरा से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मीना जनजाति जो है वो त्रिपुरा से संबंधित नहीं है। आगे कह रहा है कि इंसेप्टिसोल्स जो है वो क्या है। तो इंसेप्टिसोल्स जो है वो एक मृदा का प्रकार है, मिट्टी का एक रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा का एक प्रकार है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे जो भारत में ICAR है, समझिए थोड़ा सा। भारत में जो ICAR है मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो भारत की मिट्टी को 8 समूहों में बांटा है, यह आप लोग पढ़े होंगे। इसी तरह से अमेरिका में जो मृदा का वर्गीकरण है वो 12 क्रम में किया गया है। भारत में 8 क्रम में है लेकिन अमेरिका में 12 क्रम में है, और वही 12 में से एक जो है वो इंसेप्टिसोल्स है। क्लियर है। आगे कह रहा है कि नीलगिरी, छोटानागपुर का पठार, मेघालय पठार कैसी चट्टानों से बनी हुई है। तो यह सब जो है वो अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। अवसादी चट्टानों में जनरली जो जीव जंतुओं का जीवाश्म जो है वो पाया जाता है। आगे कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चम्युंगडुंग हिमानी से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिबांग, मानस, तिस्ता, लोहित, सुबनसिरी, पुथुमारी, ये सब जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इनमें से किस महादेश का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है, यह पूछ रहा है। तो एशिया जो है वो विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश है। दोनों का अगर पूछता है सर्वाधिक क्षेत्रफल या सर्वाधिक जनसंख्या, दोनों में एशिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया महादेश। आगे कह रहा है मिलान करने के लिए एक साइड संविधान सभा की समिति दी गई है और दूसरे साइड उसके प्रमुख के नाम दिए गए हैं। प्रारूप समिति की अगर बात करते हैं तो इनके प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन समिति की बात करते हैं तो इनके प्रमुख थे KM मुंशी। और प्रांतीय समिति की बात करते हैं तो इनके प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राज्य बनने का क्रम क्या है। आप लोग पढ़े ही होंगे कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य को भारत का 27वां राज्य बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 27वां राज्य। आगे है कि इनमें से कौन जो है वो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए संविधान की अगर बात करते हैं तो भाग 2 आप लोग पढ़े होंगे जिसमें कि अनुच्छेद 5 से 11 इसमें नागरिकता जो है वो संबंधित है। तो 5 से 11 में 9, 10, 11 आ जाता है। अनुच्छेद 12 नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 12 का संबंध जो है फिर वो मौलिक अधिकार में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 12। आगे है कि उच्च न्यायालय जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रीट निकालती है। देखिए रीट जारी करने की जो शक्ति है वो दोनों को है, उच्च न्यायालय को भी और उच्चतम न्यायालय को भी। एक जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत और एक जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत। यहाँ आपसे पूछ रहा उच्च न्यायालय, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। आप लोग ने पढ़ रखा होगा कि 5 तरह का रीट होता है, एक बंदी प्रतिचीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 63(3) के तहत
उपराष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता जो है वो जरूरी नहीं है, यह पूछ रहा है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ये भी बिल्कुल होना चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, ये भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। यह जो है वो अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित होता है, यह जो है वो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि यह भारत के संचित निधि से धन निकालने से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है, यह गलत है, अनुच्छेद 110 से यह संबंधित है। अनुच्छेद 112 में फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं। देखिए संघ सूची की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में अगर बात करिएगा तो 100 विषय हैं। मूलतः 97 विषय है, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है पुंछी आयोग जो है वो किससे संबंधित है। तो पुंछी आयोग की अगर बात करते हैं तो यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। देखिए भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया था उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो नए मुद्दे थे उन्हीं पर विचार करने के लिए 2005 में ये एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे मदन मोहन पुंछी, उन्हीं की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग का गठन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग का गठन है। ध्यान रखिएगा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी और अभी यह है 15वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजे खरे। ये जो राजभाषा आयोग की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा संविधान का अनुच्छेद 344, इसी में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार जो है वो दिया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है वो 1955 में किया गया था, जो कि 1956 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलान करने के लिए प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं तो ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर से मैच करेगा। खगोलीय इकाई की बात कीजिएगा तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के साथ मैच करेगा और पार्सेक की बात कीजिएगा तो 3.083 इंटू 10⁻16 मीटर के साथ मैच करेगा। मतलब सब सामने सामने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि प्रक्षेप की महत्तम परास क्या होगी यदि किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की गति से 45 डिग्री के कोण क्षैतिज से बना प्रक्षेप गति प्रदान किया जाए। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे R बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में G। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, ठीक है। U की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड और G की वैल्यू आप लोगों को पता है 10। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 45 रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 2.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सूत्र जो है वो सही है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है उत्तोलक का यांत्रिक लाभ इज इक्वल टू भार अपॉन में आयास, ये बिल्कुल सही है। कह रहा बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू संवेग में परिवर्तन, गलत है, क्योंकि बल बराबर क्या होता है वस्तु का द्रव्यमान इंटू में वस्तु का त्वरण यानी F बराबर ma, आप लोग पढ़ रखे होंगे। फिर है आवेग यानी इम्पल्स इज इक्वल टू बल प्रति सेकंड, गलत है। इम्पल्स जो होता है वो बल इंटू में समय होता है, तो यहाँ सही जो है वो ए ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके कारण द्रव की छोटी बूंदें जो है वो गोलीय आकार में गिरती है। तो यह तो पृष्ठ तनाव के कारण गिरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के ताप बढ़ने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य घटती जाती है, ऐसा किस नियम के कारण होता है। तो ऐसा जो है वो बीन का विस्थापन नियम के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीन के विस्थापन नियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो उपस्थित होता है। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो HF में उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो कार्बनिक अम्ल है, यह पूछ रहा है।
तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो एक कार्बनिक अम्ल है जो कि पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में पौधों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ होता है। तो शुष्क सेल का प्रयोग जो है वो ट्रांजिस्टर के बैटरी में, रेडियो में, टॉर्च में, कैलकुलेटर में, ये सब में यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर की बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व जो है वो कहा जाता है। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जल का गुण नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। यह रंगहीन एवं स्वादहीन द्रव है, बिल्कुल सही है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, ये भी बिल्कुल सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से किसे हाइपो कहा जाता है। तो हाइपो कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस्पात को रक्त तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम और तन इस्पात प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है क्या, तापनुशीतन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जनरली किसी भी इसका उपयोग जो है वो इसलिए किया जाता है कि इससे पदार्थ को मुलायम बनाया जाता है, फिर पदार्थ की संरचना को बदला जा सकता है, और इसका मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है वो इस्पात और तांबे पर किया जाता है। आगे कह रहा है कि इनमें से किसका स्थान जो है वो उच्चतम है, यह आपसे पूछ रहा है। तो जाति, कुल, वंश और फाइलम। तो फाइलम का स्थान जो है वो उच्चतम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो काइटिन का बना हुआ होता है, यह पूछ रहा है। तो कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो रिचर्ड ऑल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड ऑल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपकला उत्तक इप्थीलियल टिश्यू जो है वो उत्पन्न होता है। तो यह कला की उत्पत्ति जो है वो एक्टोड्रम, मीजोड्रम और जर्म कोशिका से होती है। तो एक्टोड्रम से भी, जर्म कोशिका से भी, मीजोड्रम से भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपकला उत्तक जो है वो अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53, पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्कोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है अब स्तंभ जड़ों का उदाहरण नहीं है। तो अब स्तंभ जड़ों का उदाहरण नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। मक्का है, सोरगम है, रबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रबर नहीं है। देखिए, अब स्तंभ जड़ें जो हैं वो मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश कर जाती है, लेकिन रबड़ वैसा नहीं होता है, इसलिए रबड़ जो है वो इसका उदाहरण नहीं है। आगे है कि धान का खैरा रोग जो है वो किसकी कमी के कारण से होता है। तो धान का खैरा रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। आंतरिक निषेचन का तो फंजाई जो होगा वो आंतरिक निषेचन का उदाहरण है। देखिए, जब निषेचन की प्रक्रिया जो है वो मादा शरीर के अंदर होती है तो उसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फंजाई। आगे कह रहा है कि निवेशकों के द्वारा दिए गए आवेदनों को यथासमय निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पीएम ने किस नाम से एक वेब पोर्टल शुरू किया है। तो किस नाम से वो वेब पोर्टल शुरू किया गया है, e-nivesh.gov.in से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। तो लगभग 54.6%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि सोनोरान मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में कब लाया गया। तो 1837 ईस्वी में भारत के सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1837। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय डाक की स्थापना कब की गई थी, भारतीय डाक की स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1854 को किया गया था।
आगे कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि ग्रैमी पुरस्कार भारतीय विजेता संदीप दास जो है वो किस कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो संदीप दास जो है वो तबला वादन से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तबला वादक। याद रखिएगा, इसको ग्रोमोफोन अवार्ड भी कहा जाता है और ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत उद्योग में उपलब्धियां प्राप्त करने वाले को द रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा दी जाने वाली एक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है इनमें से सर्वाधिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रतिशत किसका है, तो चीन का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस राज्य का राज्यसभा में सामान्य सीट है। बिहार पश्चिम बंगाल दोनों में 16-16 सीट है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो दोनों में 5-5 सीट है। दिल्ली और उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो इन दोनों में भी समान है, 3-3 सीट है दोनों में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे कह रहा है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले हैं, तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 9 जिले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 जिले हैं। आगे है कि विश्व महासागर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस जो है वो 8 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 8 जून 2001 को मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो वो है NH-44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वो इटली रोम में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है वो 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश कौन है, तो एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश जो है वो चीन है, ठीक है। और अगर विश्व का पूछ ले तब अमेरिका है, यहाँ एशिया का आपसे पूछा है तब आपका आंसर जो होगा वो चीन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो एनडीबी आप लोगों को पता ही होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य नहीं है। तो देखिए एनडीबी की जो स्थापना है ना वो ब्रिक्स देश के सदस्यों के द्वारा हुआ था, मतलब ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। और हुआ कब था, तो 2014 में इसका हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है। तो संस्थापक देश में कौन नहीं हुआ, जापान नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि एसपीएमसीआईएल का कार्य नहीं है। एसपीएमसीआईएल एक्चुअली है राष्ट्रीय पुरस्कारों के मेडल की आपूर्ति करना जो है वो इसका कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है वो इसका कार्य नहीं है। बाद बाकी यह तीनों जो है आरबीआई को मुद्रा बैंक नोट सिक्कों की आपूर्ति करना, विभिन्न राज्य सरकारों के स्टाम्प पत्र को आपूर्ति करना, विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट का आपूर्ति कराना, यह सब जो है वो एसपीएमसीआईएल का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72 कि देश में जीएसटी जो है वो कब लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश भर में जीएसटी लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 2017। याद रखिएगा विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लगा था 1954 में, और भारत में जीएसटी लागू करने का जो सुझाव है वो विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीबीआईसी यानी कि सीबीआईसी जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर, ये कह रहा है कि हाँ सीबीआईसी का कार्य क्या है। तो सीबीआईसी की अगर बात करते हैं तो माध्यमिक स्तर के लिए स्कूलों के लिए पुस्तकें तैयार करना, ये नहीं है इसका कार्य। केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर लगाना और इसे संग्रह करना, ये सीबीआईसी का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, और फिर 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1935 को। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय निवेश कोष जो है वो भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2005 में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब जो है वो सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी। तो यह लाया गया था अलाई दरवाजा में।
अलाई दरवाज़ा है कहाँ? तो यह दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका प्रवेश द्वार है, जिसका निर्माण जो है वो 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाज़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो यह जो है वो लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी का ये जो है वो वास्तविक नाम था। क्लियर है। लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी जो था वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत सिद्धांत की नीति के कारण। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनवाया था। साथ ही साथ इसने कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार तार सेवा भी शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो यह जो है वो भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। भगत सिंह की काबिलियत से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इनको 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज इतना डर गए थे कि इनको 11 घंटा पहले ही मतलब 23 मार्च 1931 को ही शाम के करीब 7:33 पर फांसी जो है वो इनको दे दी गई थी। आगे है कि किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो यह हुआ था केशवानंद भारती बाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो वो है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पूछ रहा प्रथम। ऐसे अगर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तब तो आपका आंसर हो जाएगा जीबी मावलंकर, लेकिन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा पीएम संगमा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्यान रखें ये 80 क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझ लेकर आया हूँ। 20 क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ में अटैच्ड है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप पढ़ेगा इंडिया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ 100 क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन और उसके आंसर जो है वो अटैच्ड हैं। आप लोग वहाँ से जाकर पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।